बीहड़ में बागियों के आपने बहुत किस्से सुने होंगे। बीहड़ में डकैतों की गोलियों की गूंज के किस्से भी सुने होंगे। पर क्या आपने सुना है चंबल के सबसे खतरनाक पुलिस अफसर का किस्सा? उस दौर का वो पुलिस अफसर जिसके नाम से डकैत कांपने लगे थे। इस पुलिस अफसर की कहानी काफी दिलचस्प है, इसलिए कि एनकाउंटर करने अफसर पुलिस की गाड़ी से जाता था और शिकार डार्लिंग किया करती थी। जी हां, कौन थी वो डार्लिंग जिसने 100 डकैत मारे और जो पुलिस अफसर के साथ हर एनकाउंटर में जाती थी? उस डार्लिंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अफसर का नाम बताऊंगा। अशोक भदौरिया की कहानी, चंबल के सबसे खतरनाक पुलिस वाला कहा गया उनको, या यूं कहूं कि उस दौर में डकैतों के लिए डर का पर्याय बनने वाले अशोक भदौरिया। अशोक भदौरिया की कहानी शुरू होती है, बैकग्राउंड ये जिसे मैं बताऊंगा कि उनके पिता भी पुलिस में अफसर थे। और सोचिए कि कम उम्र में ही चोरी से जब पिता डकैतों का एनकाउंटर करने जाते थे, तब अशोक भदौरिया को चोरी से उनके साथ जाना, एनकाउंटर देखना बहुत पसंद था। बड़े हुए खुद भी पुलिस में आ गए। पुलिस में आए और चंबल में उस दौर में 90 के दशक में जब गड़रिया गैंग से लेकर हरी बाबा गैंग, तमाम गैंगों का साम्राज्य फैल चुका था, तब अशोक भदौरिया की एंट्री होती है। अशोक भदौरिया शुरुआत में एनकाउंटर करते हैं, कुछ डकैतों को मारते हैं और आलम यह हो चुका था कि अशोक भदौरिया ने इस दौर में कई बड़ी गैंग का सफाया किया था, जिन पर किसी गैंग पर 5 लाख का इनाम था, किसी पर 1 लाख का इनाम था। हरी बाबा गैंग हो, राम बाबू गड़रिया गैंग हो या और भी गैंग हो, अशोक भदौरिया का कद बढ़ता जा रहा था। अशोक भदौरिया का एक किस्सा अपने आप में काफी अलग है। डकैतों का एनकाउंटर करते वक्त अशोक भदौरिया को गोली लग गई और 1 घंटे तक गोली लगने के बावजूद वो AK-47 चलाते रहे। क्यों? सुनिए। बाग में करीबन 33 साल की सर्विस रही है और जहाँ तक डकैतों के इनकाउंटर की बात है तो वहाँ 116 तक तो याद है, 116 इनकाउंटर तो कर चुके हैं और बाकी और गिनती और भी छोट-मोट कुछ हो तो उनको पता नहीं। तो मैंने ये AK-47 लेके सामने ही ललकारा, मैंने कि अगर इसमें गैंग हो या आप लोग चारों तरफ से घिर गए हो, आप लोग समर्पण कर दीजिए। तो उन्हें समर्पण ना करते हुए, चूँकि झोंपड़ी बड़ी थी, वो घर ऐसा एल टाइप में था, ऐसे जाके और बाईं तरफ मुड़ जाता था। तो गैंग को जैसे ही आवाज़ आई तो उन्होंने अपनी पोजीशन बदल के एल टाइप के उसमें आ गए। तो जो उसका गेट था, गेट खुला हुआ था, तो वो घूम के आ गए। तो जैसे ही मैंने ललकारा तो उनमें से एक ने एम लगा के गोली चलाई, तो जो मेरे सीधे कमर के नीचे बाएं जांघ के ऊपर ये गोली लगी। मैंने सोचा कि गोली चली है, तो मैंने साथ में जो जितेंद्र और अनूप 2-3 लोग और थे, उनसे पूछा तुम्हें गोली लग गई? उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं लगी। इतने में पैर लड़खड़ा गया तो मैं नीचे को गिरा तो देखा कि सामने ही दरवाजे पे पहुँचे, वहाँ से फायर करने लगे वो लोग। जैसे ही फायर करने लगे तो मैंने वहीं AK-47 का ब्रस्ट दिया, तो उसमें 2-3 तो वहीं ढेर हो गए। इसके बाद वो लोग गोली वहाँ से चलाते रहे और ये लोग हमें पकड़ के खींचते रहे और हम फायर करते रहे। तो ये किस्सा 2002 का है, जब वो एक एनकाउंटर कर रहे थे और एक बच्चे को बचाने की वजह से वो सामने आ गए थे डकैतों के, गोली लग गई थी और करीब 1 घंटे तक वो AK-47 चलाते रहे। लेकिन सवाल यही कि वो डकैतों को मारते थे, डार्लिंग कौन है? डार्लिंग दरअसल डार्लिंग वो अपनी AK-47 को कहते थे और AK-47 के बगैर वो किसी डकैत को एनकाउंटर करने या पकड़ने नहीं जाते थे। अशोक भदौरिया का नाम विवादों में भी आया। एक एनकाउंटर की वजह से मामला कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट से उनको बाइज्जत इस पूरे मामले में निर्दोष पाया गया। लेकिन हाँ, सवाल ये रहा कि एक इतना दिलेर पुलिस अफसर जिसका 14 बार राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नाम गया हो, फिर भी कोई सम्मान नहीं मिला। क्या वजह है? सोचने वाली बात है। ठीक है, विवाद जुड़ते हैं, किस्से जुड़ते हैं और हर उस पुलिस अफसर के साथ जो या तो बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है या जिसका खौफ होता है बदमाशों में, उसके साथ विवाद जुड़ते हैं, चाहे अनचाहे। लेकिन
फिर भी अशोक भदौरिया उस दौर में डकैतों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुके थे। यही वजह है कि अशोक भदौरिया के नाम से डकैत कांपने लगे थे। ये बात अलग है कि 2018 में अशोक भदौरिया रिटायर्ड हो गए और उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। कांग्रेस से लगाव था, कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन हाँ, आज भी चंबल के पूरे अंचल में अशोक भदौरिया के किस्से सुनाए जाते हैं। अशोक भदौरिया का नाम ही काफी बताया जाता है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे अभी तक।